दोस्तों ये है हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर को कौन नहीं जानता है। ये उस वक्त सुर्खियों में आए जब इन्होंने बंगाल के अंदर और वो बंगाल के जो उनका जिला है, जो उनका पैतृक जिला है मुर्शिदाबाद, वहां पर इन्होंने फाउंडेशन डाला बाबरी मस्जिद का। क्या असल में मुस्लिमों को और खासतौर पे माइनॉरिटीज को क्या इसकी जरूरत है बाबरी मस्जिद की? आखिर ये किसकी गोद में खेल रहे हैं? आखिर ये क्या करना क्या चाहते हैं? जो कि इनका अपना ही जिला, जिस जिले से आते हैं मुर्शिदाबाद, जो मुस्लिमों की जो संख्या है, जो माइनॉरिटीज हैं देश भर में, वहां पर मेजोरिटी में है, बहुसंख्यक में है। ये उस जिले की बात है जिस जिले से हुमायूं कबीर ताल्लुक रखते हैं। और खास बात यह है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है ये 66%, 65% यहाँ पर मेजोरिटी में मुस्लिम है। और ये जिस क्षेत्र से, जिस ये कॉन्स्टिट्यूंसी से अपनी विधानसभा विधायक बने हुए हैं, उस क्षेत्र में भरतपुर में भी मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, मुस्लिम वहां पर मेजोरिटी में है। लेकिन इनको जो इनकी जो मुस्लिमों की जो माइनॉरिटीज हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो सामाजिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, यहाँ तक कि कंपेयर टू बंगाल के और जिलों को आप देखेंगे, हर जिले से वो निचले स्थान पर वहां पर है, वहां के मुस्लिम है। आखिर हुमायूं कबीर ये बाबरी मस्जिद बनाकर आखिर ये क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे क्या बेनिफिट होगा मुस्लिमों का और अल्पसंख्यक का पूरे देश भर में? ये अलग तरीके से मुस्लिमों का मसीहा बनना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम जानते हैं कैसे इन्हें दरकिनार करना है। आप देखेंगे जब इन्होंने अनाउंस किया था, जब इन्होंने मीडिया के जरिए, ऐसे तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए जब इन्होंने बताया कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे मुर्शिदाबाद में, और लोगों से डोनेशन मांगा है, बाकायदा कैंपेन चलाकर, और इतने ज्यादा मुस्लिमों ने इन्हें डोनेशन दिया है, एक क्राउड फंडिंग किए हैं, और लोग यहाँ तक कि पैसा जो दिए ही, गहना दिए हैं, ईटा दिए हैं, सरिया दिए हैं, बालू दिए हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये कितनी बड़ी आबादी कैसे इस हद तक जा सकती है, और कैसे बिना सोचे बिना समझे एक रिलीजन सेंटीमेंट को थोड़ा सा टच करने पर ये इस तरीके से बौखला जाएगी, और लोग इस तरीके से इनको डोनेशन करेंगे और उनके साथ खड़े हो जाएंगे। 2 ईंटें ऐसे लेके आ रहे हैं बाबरी मस्जिद के लिए, बाबरी मस्जिद के लिए। लेकिन वक्त धीरे धीरे बदलता गया। आप देखेंगे कैसे हुमायूं कबीर को एक एक कर लोग इनको अपमानित कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, रुस्वा कर रहे हैं। कहीं पर भी ये मीडिया से इंटरव्यू दे रहे हैं, वहां पर लोग आकर इनको चोर चोर बोलने लगते हैं, दलाल बोलने लगते हैं, और किसी पार्टिकुलर पार्टी यानी बीजेपी का एजेंट बताने लगते हैं। बीजेपी दलाल, बीजेपी दलाल, बीजेपी दलाल। और इसके पीछे जल्द ही इनकी एक वीडियो भी सर्कुलेट हुई है सोशल मीडिया पर, जहां पर स्टिंग ऑपरेशन हुआ है कुछ ऐसे पत्रकार के जरिए, जहां पर इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि 1000 करोड़ की डील हुई है। अब ये किससे डील हुई है और कौन इनको दिया है, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। ये कहना है कि ये जो मुस्लिम लोग हैं, इनको तो आपको गुमराह करना है ना, इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना। लेकिन जिस जिले की पॉपुलेशन मुस्लिमों की सबसे ज्यादा है, वहां पर मुस्लिम बद से बदतर हालत में रहे। वहां पर जरूरत थी स्कूल की, वहां पर जरूरत थी शिक्षा की, वहां पर जरूरत थी इंडस्ट्री की, वहां पर जरूरत थी ऐसे तमाम सोर्सेस क्या है जहां से लोगों का उत्थान हो सके, जहां से लोग रोजमर्रा की जिंदगी बेहतर काट सके। लेकिन ये एक धार्मिक एंगल छेड़कर ये वहां के लोगों को गुमराह। दोस्तों ये दूसरे नेताजी हैं। नेताजी का नाम है अशोक कुमार यादव। ये हैं बिहार के, और बिहार के मधुबनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से ये 2 बार से सांसद हैं। 2019 में इन्होंने विजय प्राप्त किया है, 2024 में। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा योगदान मोदी जी का है। मोदी जी के नेतृत्व में इन्होंने विजय हासिल की है। लेकिन आप समझेंगे 2025 की बात इनको मैं बता रहा हूँ, इसलिए इतनी पुरानी बात मैं बता रहा हूँ कि अभी आप समझ जाएंगे कि बंगाल के अंदर चुनाव चल रहा है, और इस चुनावी कैंपेन में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां इसको हिस्सा ले रही हैं और अपनी अपनी पॉलिटिकल कैंपेन चला रही हैं। लेकिन अशोक कुमार यादव को क्यों मैं याद कर रहा हूँ? अशोक कुमार यादव को इसलिए मैं याद कर रहा हूँ, 2025 का समय था, और वो समय था बिहार का बिहार दिवस, यानी बिहार का जन्मदिन मनाने का। और ये बिहार के अंदर ना मनाकर ये बंगाल के अंदर मना रहे थे। ये एक ऐसी सभा को अटेंड कर रहे थे जहां पर ऑलरेडी वो एक सभा वहां की बीजेपी की विधायक थी, उस सभा को ये अटेंड कर रहे थे और स्पीच दे रहे थे। लेकिन ये लगातार बंगाल के शान में कसीदे गढ़ रहे थे। इसलिए कसीदे गढ़ रहे थे कि ये फ्लो में बोल दिए, बंगाल ने 2 करोड़ लोगों की नौकरियां दी है, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज
मिली हुई है बिहारियों को, लेकिन असल में ये डेटा ना बंगाल गवर्नमेंट ने दिया है, ना ये डेटा किसी और गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और ना ही बिहार गवर्नमेंट का है। ये बंगाल का शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन टीएमसी यानी ममता बनर्जी का शुक्रिया नहीं अदा कर रहे थे, क्योंकि वो अपोजिशन की पार्टी है। चलिए मान लेते हैं इनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज होगी, इससे हमको क्या लेना देना है। मजे की बात है, ये सांसद महोदय के पास ना कोई डेटा था ना कोई फैक्ट था, लेकिन जो सामने भीड़ थी उनको लुभाने के चक्कर में ये ऐसा एक वाक्य फेंक दिए कि लोग झूम उठे। और ये यहाँ तक की नहीं हो गई, इन्होंने बताया बंगाल और बिहार का जो माइग्रेशन का जो लिंक है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये वही सांसद है, इससे पहले भी ये विधायक रह चुके हैं और 2 बार से ये सांसद हैं। लेकिन आप ऐसे तमाम ऐसे पॉलिटिकल लीडर को, पॉलिटिकल पार्टीज को आप देखेंगे, वो जो बिहार से निकल कर, और खासतौर पर बिहार के पॉलिटिकल पार्टीज के नेता और पार्टियां जो बिहार से निकलकर बंगाल तमाम ऐसे प्रदेशों में जाकर चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, पॉलिटिकल रैलियां कर रही हैं, अटेंड कर रहे हैं, लोगों के सामने बात कर रहे हैं। वो किस विषय पे बात करते होंगे? क्या वो बिहार के बारे में बताते होंगे? लेकिन हम जो आपको डेटा बता रहे हैं, ये भारत सरकार का डेटा है। आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, ये बिहार की कहानी, ये यूपी की कहानी, ये झारखंड की कहानी। ये 3 ऐसे स्टेट हैं पूरे देश के अंदर, जितने भी प्रदेश, जितने भी राज्य हैं, उस सबसे निचले स्तर पे पैसा कमाने वाला प्रति व्यक्ति की आय, चाहे वो प्रतिदिन के हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे, चाहे मंथली करेंगे, चाहे सालाना करेंगे, आप किसी भी हिसाब से करेंगे, ये 3 स्टेट सबसे निचले स्तर पर है। और खास तौर पे वो स्टेट की बात कर रहे हैं जिसे गवर्नमेंट द्वारा मान्यता मिली है, भारत सरकार जिसे पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया है। यूनियन टेरिटरी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उनको बात कर रहे हैं जिनको पूर्ण रूप से दर्जा मिला हुआ राज्य का। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट है, जो भारत सरकार की एजेंसी है, जो अलग अलग विषय पर सर्वे करती है। ये जो रिपोर्ट पेश किया आप सुनकर चौंक जाएंगे। इन्होंने बताया है जो सबसे गरीब राज्य वो बिहार है, जहां पर लोगों की आय प्रति एक व्यक्ति की महीने की, मंथली की जो आय है वो 5,000 से कुछ 100 रुपए तक है। यानी 5,000, 5,500 या 6,000 आप पकड़ लीजिए, इतने तक की ये महीने की कमा रहे हैं। उसके बाद यूपी आता है, फिर झारखंड आता है। ये 3 स्टेट हैं जहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है। और इनमें आप देखेंगे तो कई ऐसे स्टेट हैं जो सबसे सर्वप्रथम पर आया हो, तेलंगाना है। तेलंगाना सबसे अमीर है, जहां पर हर एक व्यक्ति महीने का 27 से 28,000 रुपए मंथली कमा रहा। आप 5 से 10 साल की रिपोर्टें निकाल कर देखिए, कहां पर ज्यादा धार्मिक उन्माद हुए हैं, किस किस राज्य में जहां पर धर्म के नाम पर वायलेशन हुआ है, जहां पर लोग एक दूसरे को मारे हैं, जहां पर उन्मादी भीड़ इकट्ठा होकर किसी को लिंच कर दी है। ऐसे तमाम ऐसी रिपोर्टें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन से स्टेट हैं और वहां पर क्यों इतनी गरीबी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर पूरी तरीके से संसाधन नहीं है, यकीनन इंडस्ट्री नहीं है, ना यूपी के अंदर है, ना झारखंड के अंदर है, ना बिहार के अंदर है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आपको गुजरात के अंदर दिखेगी, दिल्ली के अंदर और मुंबई के अंदर दिखेगी। इवन आप कर्नाटका और तेलंगाना के अंदर भी आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री देखेंगे। लेकिन ये कुछ ऐसे प्रदेश है जहां पर इंडस्ट्री के नाम पर आपको सिर्फ 0 मिलेगा। दोस्तों बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।